जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी का मोस्ट वेलकम। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को वेरी गुड इवनिंग। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है इतिहास का पेपर मैंने आपको जैसा करवाया वैसा का वैसा ही पूरा मिल गया है, आपने देख लिया। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि जैसा आपने करवाया वैसा का वैसा ही इतिहास का पेपर मिला है, पूरा मिल गया है। प्रिय विद्यार्थियों, 1% भी ऐसा उस पेपर में नहीं था जो मैंने नहीं करवाया है, पूरा मैंने करवा दिया आप सभी को। ठीक है, अब मैं आपको भूगोल के भी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ये क्लास लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए तैयार कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन इस क्लास के अंदर सब बड़े बड़े प्रश्न होने जा रहे हैं, तो फटाफट आप भी रैपिड रिवीजन कर लेना मेरे साथ साथ। ठीक है, छोटे क्वेश्चन में लाइव के माध्यम से कवर करवा दूंगा। चलो, तो ये नंबर दे रखे प्यारे विद्यार्थियों 8955661301। अगर आपको भूगोल की नोट्स बुक चाहिए तो ये इन नंबर पर मैसेज कर देना प्यारे विद्यार्थियों। ये कंप्लीट आपको जो है वो असलिखित नोट्स बुक मिल जाएगी, मेरे द्वारा तैयार है ये। ठीक है, ये आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। और बाकी आप भूगोल की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो महेंद्र बेवर कोचिंग हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। क्रैश कोर्स के अंदर जो है देखो नोट्स आपको वहां पर फ्री मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, साथ ही वहां पर पूरी क्लासें ली जा रही है, चैप्टर वाइज समझाया जा रहा है, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बुलेट क्लास, मैराथन क्लास, हर प्रकार की क्लास वहां पर मिलने जा रही है आप सभी को। पुराने पेपर भी उसके अंदर मिल जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि संभववाद क्या है, इसके जनक कौन है। तो देखो, मानव सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं, इससे प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव इसका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है, इसे संभववाद नाम दिया गया है। संभववाद के जनक कौन है? विडाल डिला ब्लास। कौन है? विडाल डिला ब्लास। ठीक है, तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, धीरे धीरे पहले मानव जो है वो आदिम अवस्था में था, प्रकृति से डरता था, बिजली कड़की तो भी प्रकृति से डरता। ठीक है, यानी बिजली कड़कती तो वो ईश्वर का नाराज होना मानता था। इस प्रकार से अधिक वर्षा होती तो वो सोचता था कि ईश्वर मेरे से नाराज है। ठीक है, कुल मिला के बुद्धि का विकास नहीं था उस समय। धीरे धीरे मानव टेक्नोलॉजी का विकास करता है, प्रकृति के नियमों को समझता है। ठीक है, और फिर वो विकास करता है, उसे नाम दिया गया संभववाद विचारधारा। तो इसके समर्थक कौन है? विडाल डिला ब्लास। ये लिख देना आप सभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं। तो देखो, उत्तर लिखेंगे मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है, या इनमें आवासन, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखो, मैं फटाफट सभी क्वेश्चन करवा रहा हूं आप सभी को। ठीक है, आप प्रवास किसे कहते हैं, उत्प्रवास किसे कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में मान लो मैं ये स्थान है, मैं इस स्थान पर अभी खड़ा हूं, इस स्थान पर मैं पढ़ा रहा हूं आप सभी को। ठीक है, तो मेरे लिए ये क्या हुआ? उत्प्रवास है। ये क्या है? उत्प्रवास है। ठीक है, अब इस स्थान को मैं छोड़ के यहां पे चला जाऊंगा, मान लो मैं यहां पहुंच गया, तो ये मैंने क्या किया? ये मैंने किया अप्रवास। क्या अप्रवास किया। तो अप्रवास, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, यहां से हम किसी नए स्थान पर चले गए तो वो हमने किया अप्रवास। ठीक है, और उत्प्रवास किसे कहेंगे? प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, हम इस स्थान से बाहर चले जाएंगे तो ये हमने किया उत्प्रवास। तो ये उत्प्रवास और अप्रवास में अंतर हो गया, तो ये आप सभी को यहां पर याद रखना है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जनसंख्या नियंत्रण के कोई 4 उपाय लिखेगा। तो जनसंख्या नियंत्रण के क्या 4 उपाय हैं? जनसंख्या को हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, वो 4 उपाय आपको बताने हैं। तो देखो, परिवार नियोजन, इसमें बच्चों के जन्म को रोकना और अंतराल रखना, यानी कि परिवार नियोजन कार्यक्रम, इस पर हमें जोर देना चाहिए। ठीक है। दूसरा, महिलाओं के स्वास्थ्य का बेहतर रख रखाव। तीसरा, गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता। और चौथा, जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों का जन जागरूकता फैलाना। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख उपाय, कि भाई हम जनसंख्या को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, ये उपाय है आप सभी। ठीक है, लिख सकना इस प्रकार से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आधारभूत आवश्यकता उपागम में कितनी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, नाम लिखेगा। तो देखो, आधारभूत आवश्यकता उपागम, इसमें जो है वो 6 न्यूनतम आवश्यकताओं की पहचान दी गई। इसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, भोजन है, जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास, ये प्रमुख 6 न्यूनतम जो है वो इसमें आवश्यकताओं को इसके अंदर पहचान की गई है। ये भी आप जरूर पूछा जा सकता है, इस प्रकार से लिखना है इसका आंसर। ठीक है, चलो आगे देखो, निम्नलिखित का पूरा नाम लिखेगा। यहां पे देखो HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक, UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ILO अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, तो ये आप याद रखना फिर विद्यार्थियों। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है।
मानव विकास रिपोर्ट 2006 से वे 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो मानव विकास रिपोर्ट 2006 में जो है भारत का स्थान था 126वां मानव विकास में, ठीक है। और 2020 में हमारा स्थान कौन सा है? 131वां। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, इसको भी आप याद रखना। चलो नेक्स्ट आगे देखो। मैं आपका बिना टाइम गवाई, क्योंकि लाइव पढ़ाता तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। मानव विकास के महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं? शिक्षा है, स्वास्थ्य है और संसाधन है। ये मानव विकास के प्रमुख जो है वो केंद्र बिंदु है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है फुटकर व्यापार क्या है और थोक व्यापार की प्रमुख विशेषताएं। देखो फुटकर व्यापार, थोक व्यापार किसे कहते हैं? पहले तो ये समझो थोक व्यापार किसे कहते हैं। थोक व्यापार, मान लो प्यारे विद्यार्थियों ये कोई फैक्ट्री है, ठीक है, और फैक्ट्री के अंदर मान लो ये कोई उद्योग है, यहाँ पर वस्तुओं का जो है वो निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो है प्यारे विद्यार्थियों ये थोक व्यापार है। क्या है? थोक व्यापार। जब फुटकर व्यापार, देखो फुटकर व्यापार ये जो होते हैं फुटकर व्यापार वाले, ये जाते हैं थोक व्यापार वाले के पास, ठीक है, और सामानों को ले लेते हैं, ठीक है, और फिर अपने दुकान में रख देते हैं, ठीक, जैसे फेरी वाले, दुकान वाले, ये हो गई। तो फुटकर व्यापार, थोक व्यापार याद रखना मेरे विद्यार्थियों, थोक व्यापार अलग होता है, फुटकर व्यापार अलग होता है। थोक व्यापार में जो है बड़े, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं इनके पास बहुत ज्यादा माल होता है, ठीक है। जैसे देखो फुटकर व्यापार, यह वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं का प्रत्यक्ष विक्रय किया जाता है। उदाहरण जैसे कि फेरी, रेहड़ी, ट्रक, डाक आदेश, दूरभाष, इंटरनेट, ये हो गए फुटकर व्यापार। थोक व्यापार में देखो, थोक व्यापार का जो गठन है वो बिचौलियों, सौदागरों द्वारा होता है। थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को उधार भी दे देते हैं। यानी कहने का मतलब ये इनके पास बहुत अधिक, देखो अगर फैक्ट्री यहाँ पर है तो इनके पास बहुत अधिक प्रोडक्ट है, बहुत अधिक माल है, तो ये उधार भी दे देते हैं फुटकर व्यापार वालों को, थोक व्यापार वाले, ठीक है। बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलियों स्रोत से ही पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों में आप जो है वो इस प्रकार से बता सकते हैं दोनों के बारे में। चलो नेक्स्ट आगे देखो। अगला क्वेश्चन, द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक व्यापार में क्या अंतर है? द्विपार्श्विक नाम से पता चल रहा है, द्वि यानी कि दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार द्विपार्श्विक, बहु यानी अनेक देशों के साथ होने वाला व्यापार बहुपार्श्विक। दोनों के बीच अंतर इस प्रकार से बता सकते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकार हैं, द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक में परिभाषा यहाँ पे दे रखी है, आप समझ लीजिएगा। इसमें व्यापार दो देशों द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है द्विपार्श्विक में, और इसमें व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है, ठीक है। तो ये अंतर हो गया इसमें, ठीक है। रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? रेशम मार्ग इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राचीन काल में रोम को चीन से जोड़ने वाले 6000 किलोमीटर लंबे मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता था। इस मार्ग से जो है भारत, पर्शिया यानी ईरान और मध्य एशिया के व्यापारी चीन में बने रेशम, रोम की ऊन तथा बहुमूल्य धातु एवं अन्य महंगी वस्तुओं का ये जो है वो व्यापार किया करते थे। तो याद रखना, प्राचीन काल में रोम को चीन से जोड़ने वाले 6000 किलोमीटर लंबे मार्ग को क्या कहा गया था? रेशम मार्ग कहा गया था, ठीक है। आगे देखो, नौसेना पतन क्या है? इसका उदाहरण लिखेगा। तो नौसेना पतन ये केवल सामाजिक पतन है जो केवल युद्ध जहाजों को सेवाएं देते ठीक है, ये याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, ये जहाजों को जो है वो सेवाएं देते हैं। उदाहरण जैसे कोची पतन हो गया, कारवाड़, ठीक है, ये लिख देना। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के क्या कार्य है? तो विश्व व्यापार संगठन के कार्य हैं, ये देशों के बीच जो है वो व्यापार के वैश्विक नियमों को जो है वो विनियमित करते हैं और सदस्य राष्ट्रों के बीच जो है व्यापार के विवादों का निपटारा करते हैं और विश्व व्यापारी तंत्र के नियमों को जो है वो नियत करते हैं। तो इस प्रकार से ये विश्व व्यापार संगठन के बारे में बता सकते हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1995 में हुई थी, याद रखना, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में इस तरीके से आप बता देना। फिर अगला क्वेश्चन देखो, गेट क्या है? गेट जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड टैरिफ, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका गठन 1948 में हुआ था, ध्यान रखना। इसका उद्देश्य क्या था? व्यापार को उच्च सीमा शुल्क तथा विभिन्न अन्य बाधाओं से मुक्त करना, ठीक है। और 1995 में जो है वो गेट का नाम चेंज करके क्या कर दिया? डब्ल्यूटीओ, ठीक है, डब्ल्यूटीओ के अंदर इसे बदल दिया गया। तो ये भी याद रखना आप, ठीक है। आगे देखो, मैं फटाफट करवा रहा हूं, आप बिना आपका टाइम गवाई अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो देशों के साथ होता है, अलग अलग देशों के, भारत का जैसे अन्य भारत का चीन से हो गया या फिर अन्य किसी देशों के साथ, और राष्ट्रीय व्यापार जो अपने देश के अंदर ही, भारत के अंदर ही। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को कहा जाता है, जबकि राष्ट्रीय व्यापार जो होता है ये किसी देश के विभिन्न राज्यों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान होता है, उसे राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के साथ, राष्ट्रीय व्यापार भारत के अंदर अन्य राज्यों के बीच जो होने वाला व्यापार, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये याद रखना। नेक्स्ट आगे देखो,
राष्ट्रीय युवा नीति जो है वो 2014 पर टिप्पणी लिखो। प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय युवा नीति जो फरवरी 2014 के अंदर प्रारंभ की गई थी और इस नीति में याद रखना 2014 में आरंभ की गई थी, जो भारत के युवाओं के लिए समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रखती है। देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना और उनके द्वारा भारत को राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में प्रारंभ हुई थी और इसमें 15 से 29 आयु वर्ग के समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, ये लिख सकते हैं इसके बारे में। चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, जनसंख्या विस्फोटक। जनसंख्या विस्फोटक की प्रवस्था पर टिप्पणी लिखिएगा। इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या विस्फोटक की प्रमुख प्रवस्था। तो देखो कौन सी प्रवस्था है, 1951 से 1981 के दशक को जो है वो जनसंख्या विस्फोटक की अवधि के रूप में माना जाता है, क्योंकि इस समय में जो है वो उच्च प्रजनन दर तथा मृत्यु दर में तीव्र जो है वो कमी के कारण जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है वो देखने को मिली 2.2%। ठीक है, और इस समय अवधि में जो है वो जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि उच्च रहने के साथ ही पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से आने वाले प्रवासियों की संख्या अधिक होने के कारण भारत की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर दर्ज की गई। यानी कि जो जनसंख्या विस्फोट किस वजह से हो पाया भाई, जन्म दर तो उच्च ही बना रहा, जन्म दर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं देखने मिली, मृत्यु दर में कमी आ गई, जन्म दर तो उच्च बना रहा, साथ ही प्रमुख अन्य देशों से जो है प्रवासी जो लोग हैं वो भारत में आकर बसने लगे। तो इस प्रकार से जो है जनसंख्या अधिक होने के कारण इसे जनसंख्या विस्फोटक अवधि कहा जाता है 1951 से 1981 के बीच के दशक को। प्राचीन नगरों एवं आधुनिक नगरों के कोई दो उदाहरण दीजिएगा। प्राचीन नगर, ये जैसे प्रयाग हो गया, इलाहाबाद वाला, पाटलिपुत्र हो गया, पटना। आधुनिक नगर में जैसे सूरत है, दमन है, गोवा है, ये आधुनिक नगर है, सूरत, दमन, गोवा। ठीक है, प्राचीन नगर, आधुनिक नगर के उदाहरण पूछ सकता है आपको। आगे देखो, गैरीसन नगर क्या होते हैं, ऐसे नगर जिनमें सैनिक छावनियां स्थित होती है। क्या स्थित होती है? सैनिक छावनियां, जिन्हें गैरीसन नगर कहते हैं। जैसे कि उदाहरण आप लिख देना, अंबाला है, अंबाला हो गया, जालंधर हो गया, जालंधर, अंबाला है, जालंधर है। ठीक है, ये गैरीसन नगर है। नगरीय बस्तियां किसे कहते हैं? ऐसे बड़े अधिवास जिनमें मुख्य थे द्वितीय व तृतीय क्रियाकलाप किए जाते हैं, ये नगरीय बस्तियां कहलाती हैं। जो आपके द्वितीय और तृतीय सेक्टर से जुड़ी होती हैं वो होती है आपके नगरीय बस्ती। ठीक है, इनमें सेवा संबंधी कार्य किए जाते हैं। हरित क्रांति की उपलब्धि क्या है? देखो प्रिय विद्यार्थियों, हरित क्रांति की महत्वपूर्ण उपलब्धि निम्न प्रकार से है। कृषि, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशियों का उपयोग शुरू किया गया, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार और विस्तार किया गया, और मेक्सिको में गेहूं और फिलीपींस से चावल के अधिक उपज देने वाले बीज भारत लाए गए। कृषि आधारित उद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन दिया गया। ये लिख सकते हैं आप सभी। ठीक है, गेहूं और चावल को यहाँ पर इससे महत्वपूर्ण फायदा मिला है। हरियाली परियोजना क्या है? हरियाली परियोजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित जो ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन, वन रोपण के लिए, जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना, ये एक प्रकार की परियोजना है। ठीक है, क्या हरियाली? एक प्रकार की जल संभर परियोजना है, जल संभर परियोजना है, ये लिख सकते हो। नीरू मेरू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में चला था ये। चलो नेक्स्ट, हरियाली क्या हो गया ना, ये हरियाली के बारे में बता देना आप सभी इस प्रकार से। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की क्या विशेषता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है आपको। तो देखो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल घटक में सम्मिलित करना चाहिए। जहां पेयजल के स्रोतों का कोई भी विकल्प नहीं है, वहां पर पेयजल मानव जाति प्राणियों को उपलब्ध कराना प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि पीने का जो पानी है वो सभी को उपलब्ध करवाना, ये पहली प्राथमिकता है। दूसरी, भौम जल के शोषण को सीमित और नियमित करने के लिए उपाय करने चाहिए। सतही जल और भौम जल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए। जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए जो है वो एक चरणबद्ध कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जाना चाहिए, और जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्य क्षमता सुधारनी चाहिए। इस प्रकार से ये आप सभी लिख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की विशेषता में। नेक्स्ट, गेल का पूरा नाम लिखिएगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? उदाहरण भी लिखो। वे खनिज जो पृथ्वी में दबे प्राणी या पादप जीवों से प्राप्त होते हैं जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, तथा इन्हें खनिज ईंधन भी कहते हैं। उदाहरण कोयला है, पेट्रोल है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, परंपरागत व अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करो। देखो, परंपरागत जो पुराने समय से चले आ रहे हैं वे ऊर्जा संसाधन जो प्राचीन काल से उपयोग में लिए जा रहे हैं उन्हें परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। प्राय परंपरागत जो है वो ऊर्जा स्रोत जो है वो सीमित है, समाप्य होते हैं, जैसे कोयला, खनिज, प्राकृतिक गैस, ये सीमित होते हैं। अपरंपरागत ऐसे ऊर्जा स्रोत जो मानव निर्मित हैं, मानव में आधुनिक युग में ही काम में लेना शुरू किए हैं। ठीक है, उन्हें अपरंपरागत भी कह सकते हैं। और अपरंपरागत स्रोत असीमित व नवीनीकरण होते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है, ये लिख सकते हैं आप सभी इसके उदाहरण। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं।
नीति आयोग के उद्देश्य लिखेगा। नीति आयोग के उद्देश्य क्या है? नीति केंद्रीय राज्य सरकारों को युक्तिगत तथा तकनीकी सलाह देना, भारत के आर्थिक नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये लिख सकते हो आप सभी। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर से पर्यावरण पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव बताइएगा। सकारात्मक प्रभाव क्या है? वनीकरण तथा चारागाह क्षेत्र में वृद्धि हुई, वायु अपरदन तथा बालू निक्षेप की प्रक्रिया में कमी आई। इंदिरा गांधी नहर से पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव जल भराव की समस्या पैदा हो गई, मृदा लवणता की समस्या हो गई, ठीक है, ये लिख सकते हैं नकारात्मक प्रभाव में। फिर यहाँ पे देखो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषण विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय बताइए। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषण विकास को बढ़ावा देने हेतु उपाय है निम्न। जल प्रबंधन नीति का कठोरता से क्रियान्वयन होना चाहिए, कम पानी में उत्पादित होने वाले फसलों की बुआई को बढ़ावा देना चाहिए, और जल क्रांत तथा लवण से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए, ठीक है। वनीकरण, वृक्षों की रक्षण, मखला का निर्माण तथा चारा का विकास किया जाना चाहिए। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो एक बार आप खुद पढ़ लेना इनको अच्छे से, ठीक है। थोड़ी तबीयत मेरी खराब है, वैसे खांसी हो रही है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ज्यादा। कोंकण रेलवे पर टिप्पणी लिखो। कोंकण रेलवे को अभियांत्रिकी का अनूठा चमत्कार माना जाता है। इस मार्ग पर 2000 पुल और 91 सुरंग और 146 नदी धाराओं को पार करता है। 1991 में निर्मित कोंकण रेलवे 760 किलोमीटर लंबा है और यह महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है। कोंकण रेलवे मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। किसको? महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ने वाला, ये याद रखना आप सभी, ठीक है। नेक्स्ट, भू निम्नीकरण क्या है? तो भू निम्नीकरण कृषि योग्य भूमि पर दबाव के कारण इसकी गुणवत्ता में कमी आना, क्वालिटी में कमी आना, या अस्थायी उत्पादकता में कमी आना, यह कहलाता है भू निम्नीकरण। भूमि की क्वालिटी में कमी आना, भू निम्नीकरण यानी भूमि की उत्पादकता में कमी आना, ठीक है, ये बता सकते हैं आप सभी। फिर अगला क्वेश्चन भू निम्नीकरण के उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? मृदा अपरदन है, लवणता है, भूसारता है, भू निम्नीकरण ये होता है, ठीक है। भू निम्नीकरण की रोकथाम के सुझाव क्या है? सिंचाई के साधनों का उचित मात्रा में हमें प्रयोग करना चाहिए। रोकने के उपाय ये हैं। कृषि में कीटनाशक रसायनों का सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। जल संरक्षण में प्रबंधन के लिए जल संरक्षण की विभिन्न विधियों का हमें उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से ये भू निम्नीकरण के रोकथाम के उपाय ये भी आप एक बार जरूर पढ़ के जाओ अच्छे से, ठीक है। बड़े क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। भू निम्नीकरण के रोकथाम के सुझाव दीजिएगा, तो ये बता देना आप सभी, अभी बताइए हमने जो। बस प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ ये कुछ मेरे द्वारा मोस्ट क्वेश्चन तैयार किए गए, ये इनको एक बार आप फटाफट रैपिड रिवीजन के साथ रिवीजन कर लेना। मैंने बस ये रिवीजन करने के लिए ही ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है फटाफट, ठीक है। और बाकी आप बुक मंगाना चाहते हैं तो मेरे नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, इन नंबर पर मैसेज कर देना आप सभी, ठीक है। ये 8955661301 ये व्हाट्सअप नंबर है, इन पर मैसेज कर देना। चलो, और बाकी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन ये है, महेंद्र बिहार कोच, ठीक है।